हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम हिस्ट्री एंड फ्रॉम सिविक्स। तो इस चैप्टर में आपको ये जो हम वीडियो करने वाले हैं लगभग 100+ एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो बेसिकली आपको भी पता है और हमें भी पता है दैट वी आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, राइट। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस बार हमारे 2 बोर्ड्स हैं और वो हमें देने ही हैं। वी कांट स्किप दैट, राइट, until and unless some covid thing happens. बट एनीवेज, तो आपको पता है कि हमें बोर्ड्स देना है इस बार और उन बोर्ड्स में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत अगर आपने अप्रैल से शुरू करी है एंड यू आर डूइंग वेल फ्रॉम अप्रैल ओनली, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेपरेशन का टाइम मिल जाता है। सो मेरा आप सब लोगों से एक सजेशन है, हमेशा रहेगा, दैट इफ़ यू इनिशियली वर्क हार्ड, है ना, व्हेन नोबडी इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड, दैट्स द फैक्ट। व्हेन इनिशियली अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हो, एक सिलेबस के बारे में आपको पता है, तो यू डू अ लॉट बेटर देन एवरीवन एल्स। सो बेसिकली अगर आप इनिशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने का टाइम मिल रहा है, तो वो उससे बेस्ट दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, like literally agar you want to get good marks in your class 10, so there is only one thing that you have to do, and that is what, that is working upon yourself since the day one, then only you get the A1. okay, so day 1 is equal to A1. so हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पढ़ाई नहीं करनी है। you do a weekly distribution of science and then maths and then social science, right? And then you obviously have English and some other language also, computer also, Hindi and etc etc. So काफ़ी ज़्यादा syllabus हो जाता है ना। And सबके साथ ही होता है ये, तो यू गाइज आर नॉट अलोन इन दिस। ये हमारे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी होने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर डेली एक टाइम टेबल बना के प्रेशियसली अपना टाइम डिवोट कर रहे हो ना, सो दैट फ्रूट विल बी वेरी वेरी स्वीट, है ना। इंतज़ार का जो वो फल होगा ना, वो काफ़ी मीठा होगा। एंड दैट व्हेन द रिजल्ट डे पे जब आपको देखने को मिलेगा ना कि जो भी एफर्ट्स आपने किए थे, एवरी एफर्ट दैट यू मेड was so worth it. Every time somebody is calling your parents, they'll be like, क्या है यार आपके बच्चे का रिजल्ट, and your parents will be like, she or he killed it. So they'll feel that proud, you will feel that proud in yourself, you will have goosebumps, है ना। तो ये आपको करना है। इसके लिए क्या करना है, डेली पढ़ाई करना है। चाहे वो छोटू छोटू सा ही पढ़ाई क्यों ना, barely 10 to 15 minutes is enough. Yes, you heard me right only. ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को। चलो, इतनी सारी बातें हमारी हो गई हैं, अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो वी आर गोना डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, which is obviously going to be quiz and like in MCQ format. Then we are going to switch towards resources and development from geography first chapter, and then we are going to figure out power sharing from hamara civics, that is chapter number 1. So all the chapter 1 number 1 are there. Development हम already कर चुके हैं, so development वाला क्वेश्चन you can go and watch that video also, and यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी आर गोना डू। बोलो जल्दी से। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई थी, prepared a series of 4 print visualizing the dreams of a world made up of democratic and social republics as he called them. उसने उसको कुछ नाम दिया था, वो दुनिया का एक मसीहा था एंड ही वाज जस्ट इमेजिनिंग कि दुनिया कैसे दिखनी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोलो कौन था। वॉज इट ड्यूक मेटरनिक? भाई ये मेटरनिच था, है ना। फेडरिक सरॉय, केजियर विलियम, या फिर लुई 16। लुई 16 was actually the king during the French Revolution time period. He was from Bourbon dynasty and all of these things were happening. बोलो बच्चा लोग आंसर पढ़ लो और करो। सो आपको सबको पता है कि 4 पेंटिंग हमारा चैप्टर का इनिशियल पार्ट इसी से शुरू होता है, और इसी इंसान ने, विच वॉज फेडरिक सरॉय, इसी इंसान ने हमारा
4 पेंटिंग बना के, ये फ्रेंच आर्टिस्ट था, पूरे नेशन को विजुअलाइज किया था. एंड इन दैट विजुअलाइजेशन ही इमेजिन हाउ नेशन इज गोइंग टू लुक लाइक. देयर विल बी नो मोनार्की, ऑल द ताज जो राजा रानी पहनते थे वो जमीन पर गिरे होते हैं. एंड ही वॉज हैविंग अ यूटोपियन विजन. एंड बाय यूटोपियन वी मीन इमेजिनरी वर्ल्ड विच इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट, बट डेफिनेटली इसने जितना सोचा था उसका एटलीस्ट 50-60% तो हुआ है ना, चेंज हुआ सोसाइटी में. पहले जो राजा रानी का रूल होता था, अपनी मनमर्जी से सब लोग काम करते थे, वो सब हट गया. एंड दीज पीपल स्टार्टिंग लिविंग पीसफुली. ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट or system of rule that has no restraint on the power exercised. Is that a utopian vision? Is that absolutist vision, plebiscite or nation state? बोलो बच्चा लोग जल्दी. Try to give the answer. Try to give the answer जल्दी से. A government system जहां पर आपको क्या हो रहा है, जहां पर आपको सिस्टम ऑफ रूल जिसमें कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है, वो होता है एब्सोल्यूटिस्ट पावर. अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एब्सोल्यूटिस्ट में पता है क्या होता है, एब्सोल्यूटली बोलते हैं ना हम लोग बहुत बार, लाइक एब्सोल्यूटली, यू आर राइट. एब्सोल्यूटली का मतलब होता है 100%. एंड व्हेन यू आर गिविंग समबडी योर 100%, or maybe when somebody is having 100% control on you, like what you will wear, what you will eat, everything is happening to your life according to them, then what will happen? Imagine a situation like that. No, what will happen in that situation? बोलो बोलो क्या होगा इस सिचुएशन में? वो आपसे जैसे चाहे काम करवा सकते हैं. एंड सेम चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हो रहा था, दैट पीपल, द किंग, द क्वीन वांटेड, द नोबल्स, द चर्च, द क्लर्जी wanted people to work for them and pay them taxes. सारा taxes वो उनसे लेते थे, सब कुछ उन्हीं से करवाते थे. So that became really overwhelming. Okay, that became really overwhelming for the people to actually adjust themselves, and they started protesting also. Okay, चलो next question देखो यहाँ पर. अब a vision of society that is so ideal that is unlikely to exist, that एक्चुअली इसको एग्जिस्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. यही विजन था विच आई जस्ट डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू. यही हमारे फ्रेडरिक सॉय का विजन था. अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. कौन सा विजन होता है बच्चे लोग, वो बोलो जल्दी से. व्हाट काइंड ऑफ विजन इज दैट? हाँ जी, कौन देने वाला है हमारा आंसर? ये हमने करा एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो अनलाइकली होता है, बट उसका 50-60% हुआ है ना, फ्रेडरिक सॉय का. यस, अगर आपने यूटोपियन आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो. यूटोपियन इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. ओके एवरीवन, चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A direct vote by which all people of a region are asked to accept or reject a proposal. ये जो होता है, ये क्या होता है, एक डायरेक्ट वोट होता है. एंड अब देखो यूटोपियन में हम लोगों को एक इमेजिनरी सिचुएशन देखने को मिलती है, समथिंग इमेजिनरी. एब्सोल्यूट हमने करा विच इज समथिंग विच इज 100% कंट्रोल, है ना. अब बोलो जल्दी से, आपको क्या लगता है आंसर? नेशन स्टेट में होता है क्या? नेशन स्टेट तो बाउंड्री डिफाइन करता है. अब प्लेबिसाइट इज एक्चुअली द राइट आंसर. तो प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट by which all people of a region are asked to accept or reject a proposal. All right everybody, तो ये हमें करना था. Next है, a dash was one in which the majority of its citizens and not only its rulers come to develop a sense of common identity and shared history or destiny. Now we have this India. हमारा इंडिया है and we all are aware of the fact कि हमारा इंडिया का एक हिस्ट्री है ना. हमारा भी एक हिस्ट्री है. Obviously we also have a history, no? हिस्ट्री है हमारा एक. We share boundaries. हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं ना. एंड ऑल्सो फैक्ट हम लोग अपना अलग अलग कल्चर भी शेयर करते हैं. लाइक कहीं पर वी आर ईटिंग छोला भटूरा, कहीं पर वी आर ईटिंग दाल भाटी, है ना, कहीं पर वी आर ईटिंग बिरयानी. सो वी आर ऑल शेयरिंग कल्चर, सम बाउंड्रीज एंड अ हिस्ट्री. सो बेसिकली ऐसा मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन का क्या होता है, जो भी हमारा क्या होता है,
डेवलप हम कर लेते हैं कॉमन आइडेंटिटी और एक हमारा शेयर्ड हिस्ट्री होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। वही हमारा नेशन स्टेट है। हम अपने साथ थोड़ी कि हम श्रीलंका में जाके बोलने लग जाए कि अरे वी आर इंडियंस, नो, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारा कॉमन हिस्ट्री नहीं है। श्रीलंकन्स हैव डिफरेंट हिस्ट्री, दे हैव डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। कलर इन जर्मनीज फ्लैग, बोलो बच्चा लोग आंसर क्या होगा? रेड व्हाइट ब्लू, ग्रीन येलो, ब्लैक रेड गोल्ड, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। सबको पता है ब्लैक रेड एंड गोल्ड। एंड जर्मनी आपको पता है, हिटलर वाला चैप्टर हम लोग करके आए हैं ऑलरेडी, है ना। हिटलर वाला चैप्टर हमने करा है, हिटलर ने क्या क्या चीजें करी थी। और जर्मनी का जो है, जर्मनी का दोनों पार्टिसिपेशन हमने देखा है, कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर 1 में भी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसने फ्लैग यूज करा है ये, ठीक है। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एलेग्री ऑफ फ्रांस? नाउ एलेग्री क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिससे आप एक अटैचमेंट फील कर पा रहे हो, देयर इज अ सर्टेन वे इन विच यू कैन फील थिंग्स। तो एलेग्री क्या था फ्रांस का? फरानिया, मेरी एने, रेड लेडी, फर्स्ट लेडी। बोलो बच्चा लोग, बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा, इसको कोई भी कर पाएगा। मेरी एने इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, है ना। फ्रांस के पास था मेरी एने, मेरी एने फ्रांस की एलेग्री थी। जैसे हमारे पास कौन है, हमारे पास इंडिया में है क्या कोई? हमारे पास इंडिया में हम एज अ एलेग्री, पता है, भारत माता को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो मेरी एने थे, ये पूरे फ्रेंच की सोसाइटी को, पूरे फ्रेंच सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी कि शी इज ब्रेव, है ना, शी इज वेरी ऑनेस्ट, एंड इफ somebody is going to attack on her, she'll attack first and she's not going to tolerate any shit of anybody। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आपके एलेग्री में ऑफ फ्रांस। अब जर्मनी की बताओ, ये तो कोई भी बता देगा। जर्मनी की हमारा ऑब्वियसली मेरी एने हो नहीं सकती है, फर्स्ट लेडी होगा, रेड लेडी होगा, जर्मेनिया। सो जर्मेनिया इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर विच यू गाइज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। जो क्राइस्ट थे, है ना, सेंट्स थे, एंजल्स, गेज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज डैश ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंडशिप अमंग द नेशन, फर्टर्निटी अमंग द नेशन, लव और फ्री नेशन। बच्चा लोग बताओ, यानी कि जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी सेंट्स हैं, जो भी हम लोग क्राइस्ट देख रहे हैं, जितना भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, वो लोगों को या फेड्रिक्स रॉय की पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा है। तो वॉज इट एम्फसाइजिंग अपॉन द फ्रेंडशिप बिटवीन द नेशंस, और वॉज इट इंडिकेटिंग फिटर्निटी, वॉज इट इंडिकेटिंग लव और फ्री नेशन? आपको पता है फिटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फिटर्निटी स्टैंड्स फॉर ब्रदरहुड। आई डोंट नो अगर आपके स्कूल में भी वो होता है क्या, जो प्लेज होता था ना, वी आर ऑल इंडियन एंड सिस्टर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो व्हाई आर वी सेइंग वी ऑल आर, बिकॉज वी हैव दिस फिटर्निटी फीलिंग टू ईच अदर, कि हाँ हाँ हम इंडियंस है ना सब लोग, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। तो हम लोग क्या है, हम सब एक दूसरे के भाईचारा है, हमारे सब में एक भाईचारा है ना। यू डोंट हैव टू रिलेट इट टू कि हाँ तुम एक को छोड़ के, वो सब छोड़ो, दैट इज समथिंग, वो तो कुछ और ही बातें होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब है तो इंडियंस है ना, वी ऑल आर इंडियंस, राइट। तो हम क्या है, वी ऑल ब्रदर एंड सिस्टर है एक दूसरे के, तो ब्रदरहुड। तो यहाँ पर फिटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, और जो हमारा सीन देखते हैं वो ब्लेसिंग्स है, कि जितना भी ब्रदरहुड लोग निभाना चाहते हैं, दैट ब्रदरहुड इज एक्चुअली बीइंग ब्लेस्ड, है ना। एंड जो भी ऊपर लोग बैठे उनसे हमें ब्लेसिंग मिल रहा है। बोलो जल्दी से आंसर, बोलो जल्दी से बच्चों लोग आंसर, चलो बोलो। The first clear expression of nationalism came with the dash revolution in 1789। नेशनलिज्म चाहिए लोगों को, कैसे आया, बस इतना पूछा है। नेशनलिज्म कैसे आया लोगों को, ये बताना है, आप लोग जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, आंसर बताएंगे, बोलो बोलो। अरे नेशनलिज्म दुनिया को किसने दिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया ना, तो फ्रेंच ही हो जाएगा आंसर। करेक्ट है बिल्कुल, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ ना फ्रांस में, कब हुआ था वो दिख रहा है स्क्रीन पर। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली हैपेंड इन 1789, और उसी ने ही दुनिया को क्या दिया, उसी ने ही दुनिया को नेशन स्टेट होना चाहिए अपना, और नेशन स्टेट से ही नेशनलिज्म निकल के आता है। व्हेन यू हैव अ सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर योर टेरिटरी, फॉर योर पीपल, द लव फॉर योर कंट्री, लव फॉर योर हिस्ट्री, लव फॉर योर कल्चर, एंड द लव फॉर योर लैंग्वेज, एंड लव फॉर द पीपल दैट यू एक्चुअली डिसाइडेड।
All right, everyone. Now let us move on to the next question. What is the meaning of ideas of La Patrie? The motherland, the fatherland, the citizen and the king. ये तो कोई भी कर सकता है, which I have already taught you. ये दो ideas काफी ज़्यादा famous हुए थे. One was La Patrie and second was Le Citoyen. ये दो आइडियाज काफी ज्यादा फेमस हुए थे. फ्रेंच सोसाइटी जब बन ही रही थी, तो बताओ जल्दी से. देखो जहां पर पात्रे है वहां से आप एक वर्ड है पेट्रियार्की वर्ड्स निकाल सकते हो. और पेट्रियार्की में क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली इज मेल. तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों लोग? आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर आप फादरलैंड आंसर दे रहे हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो. ला पैत्रे का मीनिंग है फादरलैंड. एंड नाउ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, है ना, कि एक्चुअली में तो हमारा जो फादरलैंड है ना, वो हमारा क्या है? हमारी पितृभूमि है. लाइक हमारे पापा का घर है ना. देयर इज सम फादर दैट वी हैव. आपने देखा चर्च में जो फादर होते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो हमारा ये पूरी दुनिया किसकी है? भगवान की है, जीसस क्राइस्ट की है. समझा? बस वही है बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ये भी कर लोगे आप लोग. आइडिया ऑफ ले सिटोइन, है ना. आइडिया ऑफ ले सिटोइन हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है. और इसमें भी हमें काफ़ी सारा जो है नॉलेज हमने करी हुई है ऑलरेडी. सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं. तो ले सिटोइन को जो हम देखते हैं तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से. एंड दैट इज नन अदर देन आपका सिटीजन, विच इज ऑब्वियसली द सिटीजन. ले सिटोइन वॉज रिप्रेजेंटेटिंग द सिटीजन. तो लोगों ने बोला था कि जितना भी हमारा जो क्या है, जो हमारा नेशन स्टेट है ना, जो हमारा ये नेशन स्टेट है, ये दो चीज़ों से बिल्ड हुआ है. हमारी ज़मीन जो कि हमारे किसकी है? हमारे फादर की है. लाइक हमारे, आप इसको रिलीजन से भी कनेक्ट कर सकते हो. और इस पर रहने वाले लोग सिटीजन. बस ये दो लोगों के ही जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए. ये जो किंग क्वीन राजा फलाना एक्सेट्रा हो रहा है ना, सब बेकार के कंसेप्ट हैं. समझा आप लोगों को? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन था किंग ड्यूरिंग द फ्रांस रीजन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों लोग. वॉज इट लुई 16, फेडरिक एंगल, कार्ल मार्क्स या फिर विक्टर इमानुएल द सेकेंड? बोलो जल्दी से. हाँ जी, आंसर कहाँ है? What was the who was the king of France? तो कोई भी कर लेगा इसको. ये वही था जो 20 साल का राजा बन गया था. ज्यादा इसको कुछ समझ आया नहीं. जब ये आया तो दुनिया लुटी वुटी पड़ी थी, इसको सब कुछ लुटा हुआ मिला और ये कुछ भी नहीं समझ पाया. तो उसने बहुत सारे देशों से मदद मांगी और वो बहुत भारी पड़ा और इसके लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड दैट वाज नन अदर देन लुई 16. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of dash from despotism. Revolutionary कौन होते थे? ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा. Revolutionary were the people who actually wanted to change the spectrum of society. They wanted change and it had to be very very sudden. They wanted huge change. In revolutionaries ने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग सब कुछ करते हो रहे हैं, है ना, और ये जो डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, तो हम बाकी कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? पूरे इंडिया में, अमेरिका में, रशिया में या यूरोप में? आप बताओ फ्रांस कहाँ आता है? विच कॉन्टिनेंट जो है आता है फ्रांस? फ्रांस बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट बच्चा लोग बताओ. जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो. तो ये तो कोई भी कर लेगा. हमारा जो पूरा का पूरा पोर्शन है दैट इज यूरोप. यूरोप से बिलोंग करता है. एंड ऑब्वियसली जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन को क्या बोला जाता है? नेपोलियन वांटेड टू कैप्चर, है ना, वो क्या करना चाहता था? कैप्चर द एंटायर यूरोप, है ना. वो रूल करना चाहता था, रूल यूरोप पे, है ना. तभी तो उसको हरा दिया सबने मिलके कि अरे यूरोप पे अगर एक ही बंदा राज करेगा तो हम क्या अचार बनाएंगे फिर? हैं, हम क्या फिर अचार बनाएंगे? तो बेसिकली ये क्वेश्चन था. बोलो आंसर. इसको तो कोई भी कर सकता है. हाँ जी, आंसर मिला. हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804? सो दैट वो. अरे आंसर कहाँ है? ऐसे आंसर. ओके, इसमें आंसर नहीं है. सो वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ. कोई बात नहीं. तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है. तो आपको भी पता है इसी सिविल कोड का एक और नाम भी है ना.
इसी सिविल कोड का एक और नाम भी होता है एंड दैट इज नोन एज नेपोलियनिक कोड, है ना। इसी को ही क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ये क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे लेके आया था सोसाइटी में चेंजेस करने के लिए, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन बोनापार्टे, है ना। क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड। तो ये कौन लेके आया था इसको, नेपोलियन बोनापार्टे ही लेके आया था, हेंस इसको हम यहाँ पर एक बार आंसर करेंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑलराइट एवरीवन, सो जिसने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ड्रॉबैक क्या था नेपोलियन बोनापार्टे का रूल का, उसने टैक्स इंक्रीज किया, हाँ उसने ये तो किया, उसने सेंसरशिप इम्पोज किया, हाँ उसने किया, पता नहीं हमें तो, या फिर उसने लोगों को फोर्स किया फ्रेंच आर्मीज ज्वाइन करने के लिए, तो लोग गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे बोल सकते हो हमें, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। बोलो बच्चा लोग आंसर। ही इंक्रीज टैक्स, सेंसरशिप इम्पोज किया, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, आंसर किधर है? यस, तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंच जो हमारा चेंज किया था सोसाइटी में, दैट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय सिविल कोड ऑफ 1804। and when we talk about this civil code 1804 का ये जो सिविल कोड हमने देखा था, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस नेपोलियन बोनापार्टे लेके आया। कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ लोगों को इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ड्रेन करने लगे। उनको लगा कि इतना तो हमने नहीं सोचा था कि कोई करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। बोलो जल्दी से, आप इसको तो कोई भी कर सकता है। नाउ दिस इज वेरी इजी। व्हेन नेपोलियन इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड कब इशू किया था? हाँ जी, आंसर बोलो बच्चा लोग, आंसर बोलो। व्हेन नेपोलियन इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड, that was none other than 1804, है ना। that is why it is called as civil code of 1804। तभी तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन नेपोलियन डिफीटेड फ्रॉम यूरोपियन पावर्स, बोलो आंसर। नाउ डू दिस क्वेश्चन आराम से। कब हराया भाई नेपोलियन को हमने? When did we actually defeat him? बताओ बच्चा लोग। When Napoleon defeat the European power? So इसके लिए आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो एक बैटल हुआ था which was 1815 only. The answer is option number C. एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, है ना। वाटरलू जो बैटल हुआ था दैट हैपेंड इन 1815। इसमें दो लोगों के लिए लड़ाई हुई थी, है ना। दो लोगों की लड़ाई हुई थी। वन वॉज ब्राप, है ना। ये कुछ कंट्रीज थी विच वॉज यूरोपियन पावर्स, और यहाँ पर था नेपोलियन। लाइक नेपोलियन का मन था ना कि वो पूरे यूरोप पर राज करे। और मान लो तुम यूरोप में रहते हो और तुम्हें बोलने लग जाए कि तुम्हारे घर को कोई ले जाएगा, तो घर में रहते थे ब्रिटेन के लोग, घर में रहते थे रशिया के लोग, घर में रहते थे ऑस्ट्रिया के लोग, और घर में रहते थे प्रशिया के लोग। अब ये प्रशिया के लोगों को लगा कि अरे अगर नेपोलियन आ गया तो हमारा तो घर खाली हो जाएगा। सो इट वाज ब्राफ वर्सेस नेपोलियन बोनापार्टे एंड दिस वाज नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू एंड दैट हैपेंड इन 1815, 1815, है ना। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलो अब ये तो कोई भी कर सकता है बच्चा लोग, इसको तो मैंने आपको बता दिया। नाउ ट्राई टू डू दी आंसर, नाउ ट्राई टू डू दी आंसर। ठीक है बच्चा लोग, चलो आंसर करो जल्दी से। तो दैट इज करेक्ट। बैटल ऑफ वाटरलू हम लोगों का करेक्ट है। हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू कर रहे हैं यहाँ पर। 1815 में हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे हार गया, यूरोपियन पावर रिस्टोर हो गई। अच्छा, सफरेज का मीनिंग बोलो जल्दी से, क्या होता है? सफरेज का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बोलो। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। देखो हम जब भी बात करते हैं सफरेज की तो वो होता है राइट टू वोट। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन है ना, ये जो राइट टू वोट वाला हमारा पोर्शन है, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि हर किसी को राइट टू वोट पूरे यूरोप में कभी मिला ही नहीं। कभी प्रॉपर्टी मैन को मिलता था, तो कभी
अंग्रेजों को, मतलब जो अमीर लोग होते थे उनको मिलता था, तो राइट टू वोट हमेशा एक डिप्लोमेटिक चीजें बने रही थी। लेकिन फाइनली जाके सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज काफी जाके लेट मिला है, तो सफरेज का मतलब होता था बेसिकली वोटिंग का जो राइट होता था। अच्छा, एल जो था इज मेजरिंग यूनिट टू मेजर क्या करते थे, जिसमें हिटलर ने काफी ज्यादा आपको चीजें ठीक करते हुए नजर आया। बॉडी वेट, वेट, बॉडी हाइट, क्लोथ या फिर लैंड एरिया, क्या होता है बच्चे लोग, बोलो आंसर। हाँ जी, बोलो जल्दी से। एल इज मेजरिंग यूनिट टू मेजर व्हाट, इज इट बॉडी वेट, वेट, क्लोथ, लैंड एरिया? सो ये तो सबको पता होना चाहिए। ये हमने देखा था ना, कस्टम यूनियन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। कस्टम यूनियन एक बनाया था इन लोगों ने, जोल्वरीन क्लब भी, जो जोल्वरीन जिसको बोलते थे, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, रिमेंबर? तो वो सारी चीजें क्या हो रही थी वहां पर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। जो एल होता था वो मेजरिंग यूनिट होता था क्लोथ को मेजर करने के लिए, रिमेंबर? चलो, तो जोल्वरीन अगेन आ गया है, कब बनाया ये जोल्वरीन, ये आपको पता होना चाहिए, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, है ना? याद है थोड़ा बहुत आपको? जोल्वरीन आपको पता है दैट वाज 1834 प्रशिया की इनिशिएटिव पर। जोल्वरीन क्लब को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टम यूनियन। ठीक है, किसके इनिशिएटिव पे, इनिशिएटिव बाय, इनिशिएट ऑन इनिशिएटिव बाय प्रशिया, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। प्रशिया के इनिशिएटिव पर ये सारी चीजें हुई थी, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर बोलो ना, बोलो बोलो, जोल्वरीन क्या था? Zolvarine was a political party, absolutely incorrect. It was an international organization, incorrect. Organization की स्पेलिंग भी गलत है, बट कोई बात नहीं। कस्टम यूनियन था, करेंसी था, तो ये तो सबको पता है, इट वॉज अ कस्टम यूनियन। तो ये सारी चीजें हैं, करेंसी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा बताओ जल्दी से। Zolvarine was formed at the initiative of Dash and joined by most of the German state, इंडिया, जर्मनी, प्रशिया या फ्रांस। जोल्वरीन जो है इनिशिएटिव ऑफ डैश से बनाया, जिसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ऐड करा, उसमें पार्टिसिपेट करा। किसके इनिशिएटिव पे बना था बच्चों लोग, ये जल्दी से बोलो ना, फटाफट से बोलो आंसर। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आता है आप लोगों को? दैट्स करेक्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि प्रशिया के इनिशिएटिव पर ये बनाया गया। काफी सारे जो लोग भी ट्रेड एंड मर्चेंट्स होते थे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। सो दिस वाज प्रॉफिटेबल to traders and merchants, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ है यहाँ पर, है ना? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जंकर्स क्या होते थे? आर्मी थी रशिया की, स्टूडेंट होते थे, लार्ज लैंड ओनर्स होते थे या फार्मर्स होते थे? बोलो जल्दी से, आंसर बताओ मुझे। आंसर बताओ बच्चे लोग जल्दी से। जंकर्स क्या होते थे? जंकर्स क्या होते थे? देवर ऑब्वियसली लार्ज लैंड ओनर्स, इन्होंने अपने हाथ में पावर ली थी, काफी चीजों को इम्प्रोवाइज करने का तरीका भी ढूंढा था, एंड ये लोग होते थे लार्ज लैंड ओनर्स, है ना? यू रिमेंबर दिस क्लियरली। चलो, तो ये हमने देखा जंकर्स के बारे में। अब हमारा आ जाता है पावर शेयरिंग, है ना? अब हमारा आ जाता है पावर शेयरिंग। नाउ विल बिगिन विद द पावर शेयरिंग चैप्टर, राइट? चलो पावर शेयरिंग शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग से बहुत सारे एमसीक्यू हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो करो फर्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चे लोग, बताओ। चलो, incorrect option from the following: Belgium has a population of little over 1 crore. Belgium is a big country in North America. Really? Belgium is surrounded by the borders of Germany, France, Luxembourg and Netherlands, या none of the above? सारा ही बिल्कुल सब कुछ सही है। हाँ जी, आंसर बताओ। सभी प्यारे बच्चे हमारा आंसर बताएंगे एंड देन वी शैल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर। करो आराम से। तो बेल्जियम का पॉपुलेशन छोटू सा ज्यादा है 1 करोड़ से, एंड वो अपना बाउंड्री जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से शेयर करता है। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि हमारा आंसर, दैट्स एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर। बेल्जियम एक बिग कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। नो 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 नो,
बेल्जियम एक कंट्री नहीं, नॉर्थ अमेरिका दूर है हमारा, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री में आता है, और यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका इज अ डिफरेंट part of the world altogether, right? So we have our answer in front of us. Now we shall be moving ahead with the next question. The minority Dutch speaking community is relatively rich in Belgium. बेल्जियम में माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी थी लेकिन काफ़ी रिच थी. ओवरऑल इफ वी वॉच आउट टू देम तो दे वर मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी में कोई और था बट ये लोग माइनॉरिटी में होकर भी काफ़ी पावरफुल एंड रिच होते थे और ज़्यादातर इन्हीं की चलती थी. हाँ जी, आंसर बता दो चलो एक बार. वॉज इट फ्रेंच, डच, जर्मन और इंग्लिश? एनीबडी कैन डू दिस. बेल्जियम में जो था, जो रिलेटिवली क्या था बच्चों, लोग बोलो जल्दी से, है ना. माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी जो बेल्जियम में रिच थी, दैट वाज फ्रेंच. करेक्ट है. अच्छा, बेल्जियम की कैपिटल कौन बताने वाला है? बेल्जियम का कैपिटल, बेल्जियम कैपिटल, हु इज गोना टेल मी? जल्दी से बोलो. कैपिटल क्या था हमारा बेल्जियम का, है ना. रिमेंबर कि यहाँ बेल्जियम का चॉकलेट बहुत फेमस है एंड इट हैव सम यमी चॉकलेट. तो फ्रेंच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बताना कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, है ना. ब्रुसेल्स जो है कैपिटल है हमारा बेल्जियम का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following religion was protected and fostered by Sri Lankans in their constitution? Was it Christianity? Was it Hinduism, Buddhism or Islam? Now you guys have to tell me the correct answer in respect with this question. बताओ क्या बोला था श्रीलंका ने? हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही रिलीजन को फॉस्टर करेंगे, है ना. विल जस्ट कीप आवर सेल्फ वेरी वेरी डेलिकेट, है ना. वी कांट गिव all religion equality. We'll just foster ourselves to one particular religion. What was that? Remember? याद है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, सही में. Yes, that's the correct answer. बुद्धिज्म को माना था, है ना. दे फेवर्ड दो चीजें. रिलीजन कौन सा माना था? रिलीजन दे फॉस्टर्ड बुद्धिज्म. Everybody was told to do so. Like they foster Buddhism in according to their constitution. Ki we'll only believe in Buddhism and everything, right? And it is still their official religion. Like Pakistan have Islam as their official religion, and Sri Lanka has Buddhism as their official religion. But India do not have an official religion because of the fact that India एक secular country, and for a secular country like India, it means that all religion are equal and there is no official religion as such. So religion was Buddhism and language, if you remember, language अगर आप गलती से भी बता दो तो वो कौन सी थी? That was Sinhala. So Sinhala was the language which was there. Imagine. So that was the correct answer, Buddhism. The minority Dutch speaking community is relatively affluent in Belgium, that we already did, which was French. Now we shall be moving ahead with the next question. चलो बच्चों, एक हमें ना क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हमें कंट्री को रिकॉग्नाइज करना है. लाइक वी हैव टू रिकॉग्नाइज द कंट्री. अचीव इंडिपेंडेंस इन 1948. इंडिया का नेबर है. 74% of the population speaks Sinhala, while 18% are Tamil speakers. In 1956, an act was passed to establish Sinhala as the sole official language. Was it Germany? Was it Belgium, Sri Lanka and India? हाँ जी, बताओ आंसर जल्दी से. आंसर बोलो. किसकी बात हो रही है? हमारा पड़ोसी देश है क्या? हाँ, तो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश है इंडिया. हाँ, इंडिया ही तो है हमारा पड़ोसी देश, है ना. हमारे पड़ोसी देश में ही तो बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, है ना. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म, एक कंसेप्ट इन्होंने बहुत ज्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एम्फसाइज करके बोला था, और ये लोग किसी की भी नहीं सुनते थे. ठीक है, ये लोग किसी की भी नहीं सुनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, नहीं गलत होना चाहिए. Which religion protected by the Sri Lankan constitution was fostered by the majority of its population? मेजोरिटी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भी,
वॉज इट क्रिश्चियनिटी, वॉज इट हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम? बोलो बच्चा लोग आंसर, आंसर बोलो जल्दी से। That is none other than Buddhism also. Obviously we just did that, right? अभी हमने just किया ही था, है ना? किया था कि नहीं किया था? बोलो बच्चा लोग जल्दी से। अभी हम लोगों ने किया था ना? तो ये हमारा क्या है? बुद्धिज्म है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बुद्धिज्म हमने अभी किया था। ये तो हमें आता भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो बताओ जल्दी से। What kind of government exists at the community level in Belgium? Elected by people from specific language communities and has authority over cultural, educational and language related matters. Was it central government? Was it state government? Was it European Union government या फिर community government? This is also called as third, है ना? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, ये हमें जरूर याद रखना है। दिस एक्चुअली केम अप इन बोर्ड्स लास्ट ईयर, लाइक दिस ईयर ओनली। लाइक अभी हमारा एग्जाम हुआ था, लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर, अभी जब आप लोग 9th में थे ना, 25 फेब को, जब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आया था, 25 फेब 2025 में हमारा बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, SST का ही। हाँ हाँ, SST की तो बात कर रहे हैं, है ना? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस। तो तब ये आया था, ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है। अब बताओ आंसर। तो बेसिकली आपको पढ़ाया मैंने पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो देयर वाज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट वाज कॉल्ड एज कम्युनिटी। सो अपार्ट फ्रॉम नेशनल लेवल, like for the entire country, they had obviously state level for all the state level issues, and then they had community government as well. Remember this very clearly, this might be come in your exam next time. Why was Brussels chosen as the headquarter of the European Union when many European countries actually came together to form it? Due to historical significance, because its linguistic diversity, it was a neutral location, या फिर कोई specific reason ही नहीं था? बताओ। हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का मतलब ये हुआ दैट मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज स्पोकन इन द यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट दैट माइट बी फाइंडिंग ओवर देयर। तो लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए दैट वॉज द थिंग गोइंग ऑन, राइट? तो हमारा क्या है? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय डाइवर्सिटी? एनीबडी इन द क्लास? ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो, अब डाइवर्सिटी का मीनिंग पता है क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, है ना, व्हेन डिफरेंट पीपल आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। Diversity is basically different languages spoken by people, different culture followed by people, different historical stories that people have to share. सो ये सारी चीज़ किसी भी जगह की डाइवर्सिटी को दिखाता है। एंड इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री दुनिया में है ही नहीं। येस, यू हर्ड मी राइट, इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो लैंग्वेज, कल्चर, हिस्टोरिकल जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इंडिया में मिलती हैं। और सेम चीज़ ब्रुसेल्स के साथ भी हुआ था, यानी कि बेल्जियम के साथ हुआ था। ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड एक्चुअली बेल्जियम के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया था अपना डाइवर्सिटी। डच बोलने वाला, फ्रेंच बोलने वाला, जर्मन बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, सबको एक्सेप्टेंस दिया था। एंड दैट इज वाई यूरोपियन यूनियन को लगा कि वाह, इसको हमें प्रेज करना चाहिए, एंड दे एक्चुअली सेट अप देयर हेडक्वार्टर एट ब्रुसेल्स इटसेल्फ। एवरीवन गॉट इट? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which set of reasons suggest that power sharing is actually valuable because it brings about better outcome and stability? बताओ जल्दी से। हमें पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक बेटर आउटकम लेके आता है और स्टेबिलिटी। कैसा रीज़न है? इज इट सम एथिकल रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न, कल्चरल रीज़न या लिंग्विस्टिक रीज़न? ये तो सबको पता है, दिस इज प्रूडेंशियल। एक हमारे पास होता है मॉरल एंड एक होता है प्रूडेंशियल। दैट आर टू रीजन फॉर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एंड और स्टेबिलिटी होगा, और स्टेबिलिटी आएगी, ये एक प्रूडेंशियल रीज़न है। मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको पढ़ाया है,
What is the term used for distribution of power among different branches of government, such as legislature, executive, and judiciary? Is it called as vertical division of power, prudential sharing, horizontal distribution of power, of federal division of power? Yes, please do it, everyone. हाँ जी, कौन करने वाला है हमारा क्वेश्चन? जल्दी से करो। आया, मिला आंसर? ट्राई टू डू इट। देखो, अगर हम बात करेंगे कि हमारा जब भी हम बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की, ये लोग सेम लेवल पर काम करता है। सो इफ आई गिव यू सेम लेवल पर काम करना, तो वी ऑल नो अबाउट कि वर्टिकल लाइन क्या होती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। सो जब भी हम वर्टिकल की बात करते हैं तो दिस इज वर्टिकल, राइट? दीज आर द वर्टिकल लाइन्स। हॉरिजॉन्टल लाइन्स ये होती हैं। तो एवरी टाइम एंड ऑल ऑर्गन्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. So we have legislature as first organ, then we have executive as the second organ, and then we have judiciary as the third organ. So these organs are working on a horizontal level, which is the same level. They share equal in power, and they always keep checking each other's power. So this is also horizontal distribution of power, right? Which I've taught you in detail in हमारा classes में हमने बहुत detail में करा हुआ है. So you have to make sure that कि आप इसको बहुत अच्छे से करो, है ना? Now let's see कि हमारा next question क्या है. What was the traditional belief about political power in the lesson? अच्छा, पॉलिटिकल पावर के बारे में हमें क्या एक ट्रेडिशनल बिलीफ हमने देखा कि ऑल पावर शुड बी सेंट्रलाइज इन वन ग्रुप ऑफ पर्सन. डेफिनेटली, आई डोंट नो. पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डाइवर्स ग्रुप्स. डेमोक्रेसी नेसेसिटेट्स पावर शेयरिंग. पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स. बताओ हमने क्या सीखा? ऑब्वियसली ऑल पावर शुड बी सेंट्रलाइज्ड इन वन ग्रुप और with a particular person, because ये traditional belief है. This is how things were happening. है ना? एक ट्रेडिशनल चीज़ें कैसे हो सकती है कि don't teach your daughters, don't send them to hostels, and don't send them stay from don't send them away from home, let them stay at home only, and things like that, etc., etc., that people are traditionally tired of hearing such belief system. So now there was a time when all of these things were happening around, and we also have to make sure all power should be centralized in one person or group is still our traditional belief. But we broke all barriers in this chapter, and we went about a different form of power sharing that we actually saw in the chapter, right? So that was a very very important thing that we have to remember. समझा आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. करो आराम से, जल्दी से करो. What is the system where power is shared among government at different level, such as general government for the entire country and regional government, vertical division of power, community government, horizontal distribution of power, और federal division of power? हाँ जी, आंसर बोलो बच्चा लोग जल्दी से. जब भी हम लेवल की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी दी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, राइट? जब भी हम क्या बोलेंगे, जब भी हम जनरली डिफरेंट लेवल की बात करेंगे, जब पूरे देश के लिए जो कंट्री होगी, जो गवर्नमेंट होगी या फिर रीजनल गवर्नमेंट होगी, जो हमारा फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है वही होता है. करेक्ट है. What ensures that power does not remain in one hand in contemporary democracies? And what do we mean by contemporary? Contemporary we means जो currently चीजें हो रही हैं. दिस इज लाइक द प्रेजेंट टाइम. सो करंट डेमोक्रेसी में हमें वो क्या करना चाहिए कि पावर एक इंसान के हाथ में ना रहे. बताओ जल्दी से, क्विकली टेल मी बच्चे लोग, क्विकली यू हैव टू टेल मी दिस. हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर कर सकते हैं, कंपटीशन लगा दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, या फिर इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप. क्या कर सकते हैं कि पावर किसी के एक के हाथ में ना रहे, और जब हमें नहीं रखना है किसी के हाथ में पावर, तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड डिस्ट्रीब्यूट इज अनदर वर्ड फॉर डिवीजन, इजंट इट? सो डिवीजन ऑफ पावर, सो बेसिकली डज नॉट रिमेन. तो हमें एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लेके आना पड़ेगा, सो दैट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आर चांस फॉर अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल. ठीक है, समझा आप लोगों को? चलो अभी देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, कहाँ है?
द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ LTTE इन श्रीलंका, क्या ऑब्जेक्टिव था इन लोगों का? बोलो जल्दी से। स्टॉप, अपना ऑटोनॉमी बुद्धिस्ट पीपल के लिए स्टैब्लिश करना था। attain independence for Christians and सिन्हालालूर या डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर तमिल्स। इन लोगों ने बोला कि जब आप सिन्हालास को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो क्यों ना मुझे भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, कि जब सिन्हालास को इतने सारे राइट्स मिल सकते हैं, सब लोगों को इतने सारे राइट्स मिल सकते हैं, तो वाई नॉट अस, वाई नॉट अस एवरीबॉडी, बोलो जल्दी से आंसर। यू गॉट दी आंसर। देखो अगर हम बात करते हैं ना, जब भी जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था, इन लोगों ने भी बोला था कि पूरे श्रीलंका में जब सिन्हाला सुप्रीमेसी है, जब पूरे श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेसी की बात हो सकती है, सिन्हाला सुप्रीमेसी के बारे में, सिन्हाला वालों की लैंग्वेज आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हो, उन्हीं का ऑफिशियल उन्हीं का ऑफिशियल रिलीजन आप अपने यहाँ पर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो। तो जो हम 18, ये लोग 74% थे जो सिन्हाला बोलते थे, तो ये लोग बोलते हैं जो तमिल स्पीकिंग थे विच वॉज ऑब्वियसली 18%, दे वर लाइक हमारा क्या रूल है, वॉट आर वी डूइंग बैड, हमारा क्या गलती है, तो हमें भी आप क्या करो, एक सेपरेट होमलैंड दे दो तमिल्स के लिए। जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा रख सकते हो, अपने आप ही गवर्नमेंट जॉब सीखने वाले, अपने आप ही सब कुछ करने वाले हो, तो हमें भी तो थोड़ा बहुत कुछ दो ना, हम भी तो, ताकि थोड़ा बहुत लाइफ में आगे बढ़े। सो दैट इज ऑल हैपनिंग विद दी श्रीलंकन तमिल, सो दे ऑल्सो हैड देयर ओन ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो बच्चों। ये मैंने आपको अभी समझाया था, नाउ यू कैन डू दिस वेरी इजिली। ये आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जब हम किसी भी सिस्टम में एक दूसरे बार चेक करते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं कि अच्छा आपने काम नहीं किया तो मैं काम कर लेता हूँ, अच्छा आपने काम कर दिया क्या, हाँ मैंने तो कर दिया था, चलो मैं एक बार उसको क्रॉस चेक कर लूंगा। तो ये कौन से लेवल में होता है, विच आई ऑलरेडी जस्ट शेयर्ड विद यू। इज इट कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? फेडरल डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवीजन, या सेपरेशन ऑफ पावर? yes, it is horizontal, which I just taught you, and there are three organs to do that. On first we have legislature, ठीक है, on second we have executive, and on third we have जुडिशरी, है ना। ये तीन ऑर्गन्स हैं विच आर एक्चुअली कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस, एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चलो कैपिटल बताओ बच्चों लोग, बेल्जियम का कोई भी कर लेगा, ब्रुसेल्स, एम्स्टरडैम, एंट्रैप, वियना। बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो, ये तो कोई भी कर सकता है, एनी बडी कैन डू दिस, है ना, कोई भी कर सकता है ना इसको, तो बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है यार, ये तो मैंने आपको कितनी बार बोला है। हाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ पर फ्रेंच मेजोरिटी में थे, पावर थे, उनके पास बहुत पैसा होता था, दैट वाज ब्रुसेल्स, है ना। बेल्जियम इज वेल नोन फॉर इट्स टूरिज्म एंड इट्स चॉकलेट्स, यमी यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेल्जियम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्ड इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डैश लैंग्वेज। बेल्जियम में टोटल पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहता था और कौन सा लैंग्वेज बोलता था, मेजोरिटी was not French, it was not English, it was not German, it was not Dutch। तो क्या था आंसर, बोलो बच्चों लोग जल्दी से, ट्राई करो क्वेश्चन को करने का।
बताओ जल्दी से। तो देखो आपको भी पता है और ये तो सबको पता है, डच थे मेजोरिटी में, जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और वो 59% थे, दे वर स्पीकिंग द डच लैंग्वेज, बट दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द कैपिटल एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स by disregarding the wishes and needs of the minority। वो पावर शेयरिंग होता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म, या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। हाँ जी बोलो जल्दी से, बोलो बच्चा लोग जल्दी से, आंसर क्या होगा हमारा। तो ये तो सबको पता है, एंड ये जो हमारा केस स्टडी है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन, ये जो हमने केस स्टडी करा है, ये किसकी बात हो रही है, वही जिसके पास सिन्हाला लैंग्वेज थी, है ना, जिसके पास बुद्धिज्म था, दैट श्रीलंका। एंड ये केस स्टडी किसकी है, श्रीलंका में एक कंसेप्ट फॉलो होता था, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर रनिंग द एंटायर कंट्री, और वो माइनॉरिटी, है ना, जो तमिल्स जो माइनॉरिटी में थे उनको डिसरिगार्ड करते थे, एंड तमिल्स ऑल्सो हैड अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, एंड उसमें हम लोगों को श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं, Sri Lankan Tamils we can see, and also we can see Indian Tamils, Indian Tamils, and also इधर वाले पोर्शन में we can see 18%, ये हमारा था, लेकिन इसका डिविजन करेंगे तो these were the 13% and these were like 5%, all right, ये भी आप याद रखना, this was the distribution of the 18%। now let's move on to the next question। major population caste group live in Sri Lanka? Was it Christian and Buddhist, Hindu Tamil, Tamil Muslim, Sinhala Tamil? Anybody can do that. Anybody can do that. Now, if we obviously add up 74%, which was the Sinhala like was like 74%, and 18% were Tamil. How much that counts up to? How much percentage that actually contributes up to? If you will actually try to calculate it, that would go up to how much? That would go up to 92% of the population, and 92 में तो मेजर पॉपुलेशन कास्ट ग्रुप हो जाएगा ना। तो आप बताओ जल्दी से, 92% में हमें क्या दिख रहा है, सिन्हाला और तमिल का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओनली, ऑप्शन नंबर डी ओनली। चलो बोलो, which of the following is not a form of power sharing? Now this is a very beautiful question, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप लोगों को करना रहेगा ये।
देखो अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होता है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना। देन वी ऑल्सो हैव वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वो भी हमने पढ़ा है। डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स, वो भी हमने पढ़ा है। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल हमने नहीं पढ़ा है। ऑब्वियसली वो कोई फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं होता है, एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। दो एथनिक ग्रुप्स बताओ जल्दी से बेल्जियम के। फ्रेंच जर्मन, डच जर्मन एंड नन ऑफ दीज। कोई भी कर सकता है इसको। दो ही लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, है ना, दो ही लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, दैट वाज डच एंड फ्रेंच, एंड डच एंड फ्रेंच वर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर फॉर पावर। एंड आपको पता है कि फ्लेमिश रीजन में हमारा डच मेजोरिटी था, है ना, डच मेजोरिटी। एंड ऑब्वियसली एक और रीजन था विच वाज वेलोनिया, उसमें हमारा फ्रेंच मेजोरिटी में था। दे वर ऑल फाइटिंग फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज, कह रहे हमारी लैंग्वेज ऊपर है, हमारा हमारा लैंग्वेज ऊपर है, एंड दे वर ऑल पुशिंग ईच अदर, है ना, डिसरिगार्डिंग ईच अदर्स लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैप्टर में चल रही होती हैं। श्रीलंका कब बना इंडिपेंडेंट ईयर, इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन अभी कराया था। 1956 में इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। वॉज इट 1960s, 1947 और 1948? ये आपको पता है, जल्दी से बताओ बच्चे लोग आंसर, आंसर बोलो ना। So Sri Lanka became independent in the year 1948, just after the next year, which happened after India. India achieved its independence in 1947, and during that tenure, only after a year, they were also independent. Earlier, the idea of power sharing has emerged in opposition to. Earlier, the idea of power sharing has emerged in opposition to democracy, dictatorship, monarchy, the principle of authoritarian, undivided political rule. जल्दी से बताओ चलो आंसर क्या होगा। सो ये तो सबको पता है कि अर्लियर द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ऑपोजिशन टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटेरियन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो आइडिया आया था ना पावर शेयरिंग का, दैट इमर्ज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोग ना परेशान हो गए थे। जो मोनार्की अपना अथॉरिटी दिखा रही थी ना, और उसमें अथॉरिटी में भी क्या दिखाते थे कि हमारा ही सारा अथॉरिटी है, कोई भी डिविजन नहीं होगा पॉलिटिकल पावर, सब कुछ हमारे पास ही है। We will not let you check upon us, we will not let you control whatever is happening inside the happening of government system। तो हमें कुछ पता नहीं चलता था। Then people were like no no no, अब तो हमें पता लगाना पड़ेगा, अब तो हम सब कुछ सही कर देंगे। चलो बच्चों लोग बताओ आंसर, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो because I have taught you so many times, so many times I have already taught you this। The population of Sri Lanka is divided into Sinhala 55%, Tamil 45%, Sinhala 68, Tamil 25, Sinhala 74, Tamil 18, Sinhala 80 and Tamil 15। बोलो जल्दी से, सिन्हाला 74 एंड 18 करेक्ट है ना? तो करेक्ट है हमारा आंसर, सिन्हाला 74 एंड तमिल 18%, बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर, वो जो मैंने आपको बहुत बार बता ही दिया पूरी क्लास में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करो जल्दी से। हाँ जी।
पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड फेडरल सिस्टम अरेंजमेंट इन इंडिया। एंड दैट्स द करेक्ट, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है पावर शेयरिंग वाला, कि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था बेल्जियम में, इसने बहुत अच्छा सोशल ग्रुप को, लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दी है। चलो, तो अब हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट विच इज ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, जल्दी से करो। Which of the following method does not help in soil conservation? कॉन्टोर प्लोइंग करेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन होगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे तो जो है सॉइल कंजर्वेशन होगा, शेल्टर बेल्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा सॉइल कंजर्वेशन होगा। बट अगर हम प्लोइंग अप एंड डाउन करेंगे तो क्या हमारा सॉइल कंजर्वेशन होगा? सो जल्दी से बताओ, वी हैव बीन आस्क्ड कि इनमें से कौन सा हेल्पफुल नहीं होता है, डज नॉट हेल्प, राइट? एनी ऑफ विच डू नॉट हेल्प, बताओ बल जल्दी से बताओ। तो अब आप खुद सोचो कि तीन ऑप्शन हमने पढ़े हुए हैं। तो विच कॉन्टोर प्लोइंग हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रिप क्रॉपिंग वी हैव डन, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स वी हैव डन, बट प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स डज नॉट लीड टू सॉइल कंजर्वेशन, रैदर इट डिस्ट्रॉयज, है ना, रैदर डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी एंड बैलेंस, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का जो फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है ये। दैट इज अ इनकरेक्ट मेथड ऑफ डूइंग द प्लोइंग थिंग, और मे बी जस्ट इरिगेटिंग योर फील्ड्स, और मे बी जस्ट हैविंग एग्रीकल्चर। तो जो नहीं होता है दैट इज प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, सो दैट्स द एक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शन। सो सिंस वी हैड टू फाइंड आउट द method which does not help in soil conservation, right? Now we shall be moving onward with the next question. Which one of the following is a renewable resource? कोल रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम रिन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल है, या फिर सोलर एनर्जी? नाउ सिंस ऑब्वियसली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमें डिफरेंस क्या हो सकता है? रिन्यूएबल मतलब कि जो कि कॉन्टिन्यूसली रिन्यू हो जाता है ना, जो एक बार हमें दिख रहा है तो वो कल भी दिख सकता है, परसों पे दिख सकता है, जो अबंडेंस में अवेलेबल है। सो इस ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सन, तो सन तो रोज आता है, सो कैन वी से कि वो तो फिर हम रोज रोज रिन्यू कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। जो चीजें रिन्यू हो सकती हैं दोज आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। एंड जो चीजें रिसोर्स में हमें रिन्यू नहीं हो सकती दोज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एलुवियल सॉइल में क्या होता है? सैंड होता है, स्लिट होता है, क्ले होता है, ये सब कुछ होता है। नाउ एलुवियल सॉइल का आपको मैंने पढ़ाया, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट सॉइल, मोस्ट अबंडेंट सॉइल, ये हमारा सबसे ज्यादा मिलने वाला है। ये सबसे ज्यादा हमारा टाइप्स होता है, इसका 2 टाइप होता है, वन इज भांगर एंड अदर वन इज खादर। ये सब चीजें देखने के बाद हमें एक चीज पता चलती है, एंड दैट इज व्हाट? टाइप्स हमने देखा, हमने ये भी सारा देखा, और हमने देखा कि ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में बहुत ज्यादा होती है, हाईली डेंसली, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा लोग रहते हैं और काफी ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। और इसी सॉइल में हमारा बहुत ही ज्यादा स्लिट होता है, सैंड भी होता है और क्ले भी होता है। और जो ये सॉइल होती है ये कैसे बनती है? ये बनती है डेपोजिशन ऑफ रिवर्स। रिवर्स अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते रहती है और वो चीज़ों को फिर डिपॉजिट करते रहती है। बस इतना हमें जानना है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑलिव ऑयल कह रहे हैं। एलुवियल सॉइल में हमें क्या क्या मिलता है? सैंड, स्लिट, क्ले, एवरीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, that we can see is actually found in our alluvial soil. So it basically consists of all of the above. चलो, which one of the following does not check land degradation? बताओ चलो, हमारा land degradation में रोल प्ले उसका नहीं है। हम शेल्टर बेल्ट्स बनाएंगे तो ठीक है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन बचेगा। अगर हम ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करेंगे तो हमारा लैंड बचेगा। और अगर हम एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जब भी हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? एंड दैट इज कटिंग ऑफ
ट्रीज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कटिंग ऑफ ट्रीज इट मीन्स कि हम लोग हमारा ज़मीन का बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट अ लैंड, हम तो बस पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लैंड खराब करते जा रहे हैं, वेस्ट बनाते जा रहे हैं उसको। सो यहाँ पर हमें विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, है ना, सो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। बरियल ग्राउंड क्या है, एक आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल है, इंडिविजुअल है। तो बेसिकली क्या है, आपका नेशनल रिसोर्स है वो, या फिर इंटरनेशनल लोग भी वहां पर आते हैं, आपका खुद का नहीं होता है वो, ऑब्वियसली कम्युनिटी ओन्ड होता है। वो सारी चीजें, एनी रिसोर्स विच आर शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल residing in a particular area, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहने वाले लोग, एक एरिया में रहने वाले लोग। आपके पार्क के एरिया में, पता है आपके यहाँ पर अगर पार्क होगा और कोई वहाँ पर आ जाएगा ना, तो सम और दी अदर पीपल माइट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट कि आप हमारे यहाँ पर क्यों आए हो एंड ऑल दैट। चलो, लेटेराइट सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग व्हाट। लेटेराइट सॉइल पर हम लोग क्या ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट, मस्टर्ड, पुल्सेस, शुगर केन, रीजिन, टी, कॉफी, कैशू नट, या नन ऑफ दी अबव। नाउ एवरीबडी कैन डू दिस। नाउ लेटेराइट के बारे में आपने दो चीजें याद रखनी है, विच आर टू चीजें। ये दो चीजें कौन सी हैं, ये दो चीजें कौन सी हैं बच्चों लोग, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। सबसे पहले तो जो लेटेराइट वर्ड है ना, लेटेराइट जो वर्ड है हमारा, दैट इज मेड आउट ऑफ फ्रॉम लेटर वर्ड, और इसका मीनिंग होता है लिटरली ब्रिक। ब्रिक आपको जरूर याद रखना है। एंड देन द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैव इंटेंस लिचिंग। इंटेंस लिचिंग होता है इसके अंदर एक, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। सो दीज आर द टू फैक्टर विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा जरूरी है। सो इसमें इंटेंस लिचिंग होता है, ये लैटिन वर्ड है, लिटो से बना हुआ है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्रिक, विच यू हैव टू रिमेंबर। ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। So laterite soil is actually very useful for growing tea, coffee and cashew nut. That's actually the correct answer. यहाँ पर आपको टी, कॉफी, कैश्यू नट काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सॉइल किस चीज में डेफिशिएंट होता है, बोलो जल्दी से। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन व्हाट? किस चीज में डिफिशिएंट होती है ब्लैक सॉइल? एक्चुअली ब्लैक सॉइल डिफिशिएंट होती है हमारा फॉस्फोरिक कंटेंट में। इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होते हैं, ये आप प्लीज याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकती है। अदर देन दैट ब्लैक सॉइल, अदर देन दैट ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगूर सॉइल, राइट। इसको हम लोग रेगूर सॉइल कहते हैं, इस पे हम लोग कॉटन उगाते हैं, तो इसको बहुत बार कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देता है। ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हो, एंड मेजरली ये कुछ बातें थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरेनेशन कैपेसिटी? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, जिसको खुद ही अपने आप को इरिगेट कर लेती है। अगर वो गीली होगी तो वो ड्राई होगी तो उसमें क्रैक्स पड़ जाता है, लेकिन अगर वो उसके पास गलती से भी पानी आ गया तो उस पानी को काफी अच्छा होल्ड करके रखती है, यानी कि मॉइस्चर को बना के रखती है। एंड दैट्स ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल फॉर यू गाइस, दैट्स करेक्ट। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन? बताओ जल्दी से। हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे तो सॉइल हमारा बच जाएगा, हम टेरेस कल्टिवेशन करेंगे तो सॉइल हमारा बच जाएगा, वाटर भी हमारा बच जाएगा, शेल्टर बेल्स लगाएंगे तो हमारा सॉइल उड़ेगा नहीं, या फिर हम पानी निकाल लेते हैं जमीन से तो सॉइल हमारा कंजर्व हो जाएगा। बोलो जल्दी से बेटा। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर तो बेकार चीज है ना, तो यहाँ पर इससे हमारा सॉइल कंजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलो कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, बोलो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बोलो बच्चा लोग, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? सो सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, लाइक व्हेन यू हैव अ पीस ऑफ इमेजिन लैंड एंड देन यू कैन डू सम स्ट्रिप्स ऑन इट। लाइक आप यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाओ, है ना, स्ट्रिप पर आप जो है अलग से कुछ बना रहे हो, है ना, लाइक दिस। देन यू हैव दिस यहाँ पर ये वाले पार्ट में, तो ये आप कुछ स्ट्रिप्स डाल रहे हो,
है ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत बार हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी होता है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन इसमें हम गैप्स भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने अपनी अलग प्लांटेशन कर लिया है, हम यहाँ पर अलग से सारी चीज़ें को कर रहे हैं, तो ब्रेक भी मिल जाता है, हमारा सॉइल भी सेव हो जाता है। तो दिस इज़ वन मेथड ऑफ आपका क्या है ये। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट शेल्टर बेल्स, कैसे होता है कि मान लो कि ये कोई जगह है और हम लोगों ने चारों तरफ इसके कुछ बेल्स बना दिए हैं। लाइक ये जो हमारा मिडल वाला पोर्शन था, जो विंड का फ्लो होगा उससे ब्रेक होके हमारा सॉइल कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज हमें सॉइल ही तो बचाना है। तो दीज आर लाइक पेड़ ही है हमारे, और इसमें जो हमारा ये वाला यहाँ पर जो सॉइल होगा वो सेव हो जाएगा। समझा आप लोगों को। एंड इफ वी टॉक अबाउट टेरेस कल्टिवेशन मेजरली हिमालयन जो हमारे पार्ट्स होता है, या फिर इन जनरल आपको पता है कि हमारा जहाँ पर भी माउंटेन वाला एरिया होगा वहाँ पर हम ये टेरेस कल्टिवेशन करते हैं। इट इज़ नॉट द वो वाला कल्टिवेशन का बात नहीं हो रहा है जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर जो टेरेस कल्टिवेशन है वो हो रहा है कुछ इस प्रकार से, अरे कहाँ जा रहे हो, है ना, जो हमारा कुछ ऐसे हो रहा है, जो हमारा ऐसे नहीं हो रहा है वो वाला जो हम लोग कर रहे हैं। लाइक माउंटेन का स्लोप ऐसे होता है ना, सबको पता है। लेकिन अगर हम माउंटेन का स्लोप ऐसे बना रहे हैं ना, तो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो पूरा का पूरा फ्लो है ना, दैट एक्चुअली स्लोप पे स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी भी काफी टाइम तक रुकता है और मिट्टी भी जो है चले हमारे पास रुकती है। तो अगर ऐसे होता ना तो पानी बहुत प्रेशर के साथ आता और हमारी सॉइल को भी ले जाता। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। Alright everybody, now let us move on to the next question. Plowing along the contour line to deaccelerate the flow of water down the slope is called what? Strip cropping, contour plowing, sheet erosion and terrace cultivation. Now ये तो कोई भी कर सकता है ना, मैंने आपको क्या बोला, बोलो जल्दी से, बोलो बच्चों लोग जल्दी से, आंसर क्या होगा हमारा। हाँ जी, आंसर बोलो जल्दी से, ये तो कोई भी कर सकता है, दैट इज कॉन्टूर फ्लोइंग। जब भी हम डी एक्सेलरेट करते हैं फ्लो, वाटर डाउन जाता है, अलग अलग फॉर्म्स बना देते हैं तो पानी स्टे करता है, वो कॉन्टूर फ्लोइंग होता है ना। चलो उसमें आपको आंसर में थोड़ा सा दिख भी गया होगा, फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन, सो दैट्स कॉन्टूर फ्लोइंग। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा बच्चों लोग, आंसर क्या होगा जी, बोलो बोलो। Resources which are found in a region but have not been utilized are called developed resources, stock, international, potential. अब इंटरनेशनल को तो हम आउट ही कर देते हैं, है ना, इंटरनेशनल को हम आउट कर देते हैं। अब ऐसे में वो मिल तो हमें चुका है लेकिन अभी हमने उनको यूटिलाइज नहीं करा है, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। बिफोर दैट विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, इज इट एक्सटेंसिव कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रीजिंग या फिर ओवर इरिगेशन, बोलो बच्चा लोग। तो बेसिकली हमने अपने चैप्टर में लैंड डिग्रेडेशन का अलग अलग रीजन पढ़ा था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो आई हैव टॉट यू दैट पंजाब इज एक्चुअली अ स्टेट जो पंज और आब से बना हुआ है। तो जो आब होता है ना, दैट इज लाइक वाटर, ठीक है, तो वाटर का ये मीनिंग है। और जो पंच है दैट स्टैंड्स फॉर 5, लाइक लिटरली पंच, है ना, पंच तारा होटल वाला जो गाना है ना, पंच तारा होटल ले जाके गुस्सा उतारा, ऐसे कुछ समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स एग्जैक्टली। सो पंच यानी कि 5, तो बेसिकली दीज आर द 5 रिवर दैट वी टॉकिंग अबाउट। हमारा पंजाब 5 रिवर से बना हुआ है, सो 5 रिवर का जो वाटर सोर्स है दैट इज पंजाब। सो पंजाब में क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे, पानी बहुत ज़्यादा, तो लोग उसको फटाफट यूज़ करे जा रहे हैं। तो अब आप बताओ जहाँ पर आपको पानी से कुछ रिलेटेड दिख रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन। जब भी हम बात करते हैं ओवर इरिगेशन की, तो दैट इज बिकॉज ग्राउंड वाटर यहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा यूज़ करा है कि सबसे पहले अगर कहीं का पानी खत्म होगा तो दैट इज गोइंग टू बी पंजाब। एंड देयर इज वन मोर रीजन रिलेटेड टू इट। देखो राइस है ना, राइस आपने सुना होगा, वी ऑल लव राइस, ईटिंग बिरयानी एंड राइस एंड फ्राइड राइस एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ये जो राइस होता है ना, इसको काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, लाइक इट रिक्वायर्स वेरी हाई इनटेक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। एंड ये राइस ज्यादातर वेस्ट बंगाल एंड बिहार वाले पार्ट में उगाया जाता था बिकॉज देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। बट ये जो राइस है ये एक स्टेपल क्रॉप है, लाइक दिस इज अ स्टेपल फूड टू अ लॉट ऑफ इंडियंस, एंड इस पर सब्सिडी देता है भारत सरकार ऑफ
MSP देता है, विच इज़ मिनिमम सेलिंग प्राइस, विच मीन्स दैट सरकार आपसे ये जो फसल है वो खरीद लेगी, एंड ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट प्रॉफिट, लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ की क्रॉप है ही नहीं. पंजाब में जो रिलेटिवली क्रॉप ज़्यादा रेलिवेंट है दैट इज़ वीट, है ना. वीट वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए बिकॉज द वेदर इज नाइस एंड एवरीथिंग. बट वहाँ के लोग राइस की कल्टिवेशन करते हैं इन ऑर्डर टू फेच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से पूरा पानी खत्म होता जा रहा है पंजाब का. बिकॉज वाटर एक ऐसा, राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए. एंड इफ़ यू आर डूइंग सर्टन थिंग कि जो आपके बजट से बाहर जा रहा है, जो आपकी कैलिबर से बाहर जा रहा है, तो फिर वो नुकसान करेगा, है ना. तो वो तो नुकसान करेगा. आपको पता है कि किसी चीज़ को करने से नुकसान हो रहा है लेकिन उससे पैसे कमाया जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे सम और द अदर पीपल हैव टू सफर फॉर दैट, राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं. तो ओवर इरिगेशन होता है पंजाब में. सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, अब इसको तो कोई भी कर सकता है. बोलो बच्चे लोग जल्दी से. सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग क्या है? एलोवियल, रेड, लेटेराइट, डेजर्ट. इंटेंस लिचिंग से फॉर्म होने वाली सॉइल बढ़ाया है मैंने आपको ये, एंड दैट इज नन अदर देन जो लेटर ब्रिक से बनी है, दैट इज आपका प्यारा सा लेटेराइट सॉइल. ये हमने करा है क्लास में. वी हैव डन दिस इन डिटेल, ये हमने बहुत अच्छे से करा था, बहुत प्यार से हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी. विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? इज इट ले, लद्दाख, कारगिल और दरास? बताओ बच्चे लोग आंसर. आपको पता है लद्दाख है, आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, और उसके लिए हमें डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है अलग से. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर. ठीक है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? डेवलपमेंटल प्लान बनाना पड़ता है अलग से, एंड देन वो जो डेवलपमेंट प्लानिंग होती है सारी चीजें देखनी पड़ती है. चलो बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया? हमारे पास तीन चीजें हैं. वन, वी हैव प्लेन, अदर देन दैट वी हैव प्लेट्यूज, एंड देन वी हैव माउंटेन्स. वो जो हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसमें हम ये कुछ तीन चीजें शेयर करते हैं. लाइक वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेट्यूज एंड वी हैव प्लेन्स. अब बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा? कितना प्लेन्स है हमारे पास? दैट्स करेक्ट एवरीवन, 43% इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. जितने भी बच्चों ने 43% करेक्ट आंसर दिया है वो है. प्लेन्स में ज्यादातर क्या काम होते हैं? दुनिया भर की एग्रीकल्चर यहीं पर होती है. ऑल द एग्रीकल्चर इज मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसी में एग्रीकल्चर होता है, और ये काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है. डेंसली पॉपुलेटेड है. अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं मिनरल्स, और माउंटेन्स की बात करें तो मेजरली टूरिज्म एंड फॉरेस्ट के लिए ये जाना जाता है. ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह के लिए. ये तीनों चीजें याद रखनी, मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लेटेराइट सॉइल? लेटेराइट सॉइल किसके पास है? बोलो जल्दी से. उत्तर प्रदेश के पास है क्या लेटेराइट? एलुवियल है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय. राजस्थान के पास ज्यादातर एरिड सॉइल है. तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा बचा है मेघालय इज एक्चुअली गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर. समझा आप लोगों को? जल्दी से बोलो फटाफट. समझा कि कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ जी बोलो आंसर, जल्दी से बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन एक बायोटिक रिसोर्स है? एंड बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान है, एंड ये तो कोई भी कर सकता है. दिस इज लाइक बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल. लाइक एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस. लाइक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, है ना. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी. तो अगर हम लैंड की बात करें तो ऑब्वियसली लैंड इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स, रेदर इट इज ए बायोटिक रिसोर्स. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें वाटर, वाटर इज अगेन जान थोड़ी होती है वाटर में, सो इट इज अगेन एबायोटिक रिसोर्स. इट इज अ रिसोर्स बट एबायोटिक, है ना. इसके अंदर लाइफ नहीं है. लाइक वी कांट से कि अरे हमने आज वाटर को चलते हुए देखा था. ह्यूमन बीइंग के बारे में छोड़ देते, रॉक्स भी क्या है? एबायोटिक है, तो ये भी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा. लेकिन लिविंग बीइंग जो है वो है हमारा ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग ही हमारा हो जाएगा बायोटिक रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग के अलावा बायोटिक में हमारा फ्लोरा एंड फौना आता है. फौना स्टैंड्स फॉर एनिमल का पूरा किंगडम, और फ्लोरा स्टैंड्स फॉर जो भी हमारा फ्लावर या इन जनरल जो हमारी वेजिटेशन होती है, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा.
तो दीज वेजिटेशन एंड जो हमारा ह्यूमन बींग है, लाइक अस ह्यूमन बींग, वो सब बायोटिक में आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी ओन रिसोर्स। बच्चों लोग आंसर आप लोगों को करना है बहुत अच्छे से। I'll give you enough time to answer this. Now, which one of the following is not a community owned resource? बताओ। कम्युनिटी है तो ग्रेजिंग ग्राउंड, बोरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स, प्राइवेटली ओन्ड हाउस, है ना। क्या सब कम्युनिटी किसी के भी घर में जा सकती है, या फिर वी कैन से कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो होता है वहाँ पर अपने पेट एनिमल्स को, गाय भैंस बकरियों को लोग चराने चले जाते हैं। बरियल्स होते हैं, बुरियल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर लास्ट राइट होते हैं ह्यूमन बीइंग जब दे डाई, एंड देयर आर सम रिचुअल्स दैट वी हैव टू परफॉर्म, सो दोज आर बुरियल ग्राउंड्स। विलेज पॉन्ड्स आर देयर, लाइक गाँव में जो तालाब होते हैं वहाँ पर सिर्फ कुछ कम्युनिटी के लोग ही जा सकते हैं। तो बताओ जल्दी से, आप जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर फटाफट से, यू हैव टू ट्राई। एंड देन ऑब्वियसली द आंसर इज प्राइवेटली ओन्ड हाउसेस। सो प्राइवेटली ओन्ड हाउसेस आर क्या है ये, इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स, रिमेंबर दैट वी डिड इन आवर वन शॉट। This is an example of individual resource. This is example of individual resource. चलो next question करो। On the basis of their classification on the basis of the region. Region के हिसाब से biotic and abiotic, renewable, non-renewable, potential and reserve, या फिर individual and community। Origin के basis पर, है ना, region के basis पर। बोलो बच्चों लोग आंसर। सो ये तो आप लोग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। तो वो बायोटिक है या फिर एबायोटिक है, विच वी ऑलरेडी डन। सो एबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं, लाइक एबायोटिक में यू कैन सी फॉसिल फ्यूल्स, राइट, देन यू हैव वाटर, लैंड, एयर, है ना। रेस्ट ऑफ द अगर हम बायोटिक की बात करें तो वी हैव ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स के अलावा वी कैन सी कि वी हैव प्लांट किंगडम विच इज फ्लोरा, है ना, एंड देन वी हैव एनिमल किंगडम विच इज फोना। करा है ना ये सारा हमने, तो ये पूरा ही है बस हमारा, ठीक है। तो रीजन के बेसिस पर ये कुछ चीजें हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक में यू कैन सी दीज आर द क्लासिफिकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदरवाइज इंडिविजुअल में इंडिविजुअल का होता है, प्राइवेटली ओन, कम्युनिटी में कम्युनिटी का होता है। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन डू सोलर एनर्जी, वी कैन डू विंड एनर्जी जो अनलिमिटेड है हमारे पास, है ना, हवा तो बंद नहीं हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, द हीट इनसाइड द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल। एंड देन वी कैन सी नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है आपका फॉसिल फ्यूल, एक बार चले गया तो नहीं आएगा, राइट। जो भी हमारा पर्टिकुलर मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक बार चले जाती हैं तो दोबारा आप उनको वापस नहीं लेके आ सकते हो। और पोटेंशियल एंड रिजर्व में जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है ऑन द डेवलपमेंट बेसिस, डेवलपमेंट बेसिस पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ऑल राइट एवरीवन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोना डू।
which soil is actually very very helpful for growing and it is considered very ideal for growing cotton. Now everybody in our class can actually do that, है ना, हमारी क्लास में हर बच्चा इसको कर सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट जिस हिसाब से हमने कॉटन सॉइल के बारे में पढ़ा है। तो कॉटन सॉइल जो है ब्लैक सॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको एक और नाम से बोलते हैं दैट इज रेगूर सॉइल, ठीक है, ये इसके दोनों नाम हैं। इट इज बेस्ट suited for cotton cultivation, ठीक है। उसके बाद ये कहां पर मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा रिलेवेंटली मिलती है ये, एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एज वेल। उसके अलावा आप क्या याद रख सकते हो, दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन आफ्टर दैट ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनी थी, लाइक ऑब्वियसली इसका कलर ब्लैक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जलने वाला फैक्टर है। देन इसकी दो क्वालिटीज हैं, जब ये वेट फॉर्म में होती है तो ये मॉइस्चर को काफी ज्यादा होल्ड कर लेती है, कि अगर एक बार हमें पानी मिल गया तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। एंड अगर हम बात करें कि अगर ये ड्राई फॉर्म में होती है, लाइक अगर ये सूखी होती है तो ड्राई फॉर्म में ये डेवलप करती है, डेवलप्स क्रैक इन दी ड्राई फॉर्म में ये क्या है, क्रैक्स डेवलप कर लेती है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अदर देन दैट हमको ये सॉइल वाला पूरा क्लासिफिकेशन तो आ गया है ना, सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। दिस इज द सेकेंड नंबर ऑफ द सॉइल दैट इज एक्चुअली फाउंड। उसके अलावा वी हैव ये पूरा क्लासिफिकेशन यू कैन सी, तो वी हैव एलुवियल सॉइल विद अस, ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डन। ऑन नंबर सेकेंड वी हैव ब्लैक सॉइल विद अस विच वी हैव डन। देन वी ऑल्सो हैव रेड एंड yellow soil. Then on the other hand we have laterite soil. We also have arid soil which is your desert soil, and then the last one is the mountain soil, ठीक है। ये कुछ soil है which we have done in our class, and this is also called as forest soil because majority of the time it is found in the forest area. So these are called as classification of soil, है ना। ये क्या है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है किस चीज का, these are classification of soil. These are called as classification soil. ये हमारे पास कुछ soil हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनकी हर एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए। 1 by 1 एग्जाम में आता है, क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछेगा, है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों से पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछेगा, हर चीज़ में सॉइल के बारे में क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमें करना था, हमारे सॉइल जो आइडियल है दैट इज़ ऑब्वियसली रेगूर सॉइल हमने कर लिया, सो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो सेशन है, हमने इतने सारे क्वेश्चन जो करे हैं, लाइक ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कवर करा है, फ्रॉम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से लेके, है ना, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, है ना। वी टुक आराम से, वी टुक एटलीस्ट 2 hours टू कम्प्लीट दिस चैप्टर, है ना, जिसमें हमने पावर शेयरिंग देखा, हमने पूरा का पूरा नेशनलिज्म वाला देखा। अब इतना करने के बाद अगर आपका एक क्विक रिविजन हो गया होगा, लाइक राइज ऑफ नेशनलिज्म हमने बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन हमने इस वाले पोर्शन से करे, एंड ना इसके करने के बाद वी एक्चुअली केम अप कि अभी हमें
हमारा पावर शेयरिंग देखना है, तो पावर शेयरिंग हमने करा अच्छे से। पावर शेयरिंग को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, एक भी चीज़ हमने उसमें मिस कर नहीं करी, जो भी सारा छोटू सा चैप्टर है वो हमने कवर करा। देन वी वर डूइंग, हमारा इतनी देर से वी वर डूइंग आर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करने के बाद सारी चीज़ें हमने देख ली, पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। सो नाउ दीज चैप्टर, लाइक हमने चैप्टर नंबर 1 किया, है ना। चैप्टर नंबर 1 विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वी कवर्ड इन दिस वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट में, फाइनल में, सब में काम आएगा। वी ऑल्सो डिड चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री विच इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड ऑब्वियसली वी डिड चैप्टर नंबर 1 ऑफ हमारा सिविक्स विच इज पावर शेयरिंग। These 3 chapters we actually covered in this video and we did that via MCQs के थ्रू हमने सारी चीज़ें कवर करी इस चैप्टर में। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो आपका कोई रेगुलर क्लास टेस्ट हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड्स हो, या फिर वो कुल मिला के आपका फाइनल हो। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एनी टाइम यू गोइंग टू वॉच इट, एनी टाइम यू वांट टू रिपीट व्हाट यू डिड, एनी टाइम यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ अगेन, हर टाइम ये आपको हेल्प करने वाला है बच्चों लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है हमारा, इसमें हमने 100+ MCQs करे हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब आपने ये वीडियो देखा है, देयर आर 1 शॉट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर अवेलेबल। तो 1 शॉट अभी हम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो 1 शॉट हमने डाल दिए हैं, क्विज हम लोग कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज दैट वी आर गोना कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10। तो आप लोग बाकी सारा वीडियोज भी यहाँ पर देख पाओगे, सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलने वाली हैं, है ना। बाकी आपके जो फेवरेट एडुकेटर्स हैं, बाकी जो आपके मास्टर टीचर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर में कवर, इस वीडियो में कवर करी है चैप्टर से। अभी आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलने लगेंगी, लाइक अभी हमने चैप्टर 1 का पूरा कंक्लूजन क्रिएट किया था, देन वील ऑल्सो हैव चैप्टर 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आपके प्यारे से चैनल पर। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने यहाँ तक आए हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको बहुत मजा आया होगा क्लास में, तो मुझे बताना जरूर। बाकी थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द क्लास एवरीवन, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।